हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज हम लोग एसएससी जीडी के लिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को करने वाले हैं। आपको पता होगा एसएससी जीडी का आज नोटिफिकेशन आ गया है, जिसमें आपका जो पेपर है वो जनवरी माह में दिखाया गया है। तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी मेरे साथ करनी है। जितना भी मैं आपको सेट कवर कराऊँ, आप उसका नोट्स बनाते रहिए और ये विश्वास मानिए, एक भी क्वेश्चन आपका टस से मस नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छे से तैयारी करिए। जितना मैं यहाँ लिखाता हूँ, जितना कराता हूँ, आप उसके साथ के साथ प्रॉपर नोट्स बनाइए और बार बार उनका रिवीजन भी करते रहिए। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज के अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, नंबर 1 के साथ। पहला क्वेश्चन कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष जानने से पहले सबसे पहले आप इतना जान लीजिए कि इसकी स्थापना जो हुई है 1885 में हुई है और 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और जिसके पहले अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा इज राइट वन आंसर। अभी रुकिए, मैंने आपके लिए बहुत कुछ लिया है इसमें। देखिए क्या है, जैसे क्वेश्चन में कहा गया था उसी के आधार पर मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए नोट किए हैं। जैसे प्रथम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? तो याद रखना है W.C. बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी। ठीक है। अगला, प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? तो दादा भाई नौरोजी। मैंने कहा है आपका जीडी में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, आप ध्यान रखना है, एक एक चीज़ों को नोट करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ये पीछे अपना हो चुका है। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी। ये 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में इसने अध्यक्षता करी थी, ये याद रखना है। ठीक है। उसके बाद प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू जी थी और 1925 में इन्होंने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कौन सी अधिवेशन करी है भाई? कानपुर अधिवेशन। गांधी जी अध्यक्ष, यानी गांधी जी पहली बार अध्यक्ष 1924 में बने हैं। कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष बने हैं 1924 में। सम्मेलन था ये आपका बेलगांव सम्मेलन। बेलगांव सम्मेलन। ठीक है। तो फिर देख लीजिए एक बार, प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी, प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू और भाई गांधी जी अध्यक्ष कब बने? 1924 में बेलगांव में। बाकी इनका भी याद रखना। आप देख रहे हैं ना, एक क्वेश्चन के संबंध में मैं कितना आपको कुछ लेता हूँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है क्वेश्चन के 4 ऑप्शन लिए और वही करा दिए। मेरा मकसद है आपको जीएस का एक एक पॉइंट कवर कराना जो आपके एग्जाम में आता है। तो आप ज़रूर मेरे साथ साथ दोस्त नोट्स बनाते रहना है। आपका समय बहुत बेशकीमती है। मैं चाहता हूँ कम समय में अधिक चीज़ें आपके पास डिलीवर कर दी जाए, जिससे कि आपका कुछ फ़ायदा हो पाए। ठीक है। तो अच्छे से नोट्स बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कहता है, चोरा चोरी घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक से रोकना पड़ गया था? मैंने आपको बताया था गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया गया। यह आंदोलन पूर्णतः अहिंसक होगा ऐसा गांधी जी का कहना था, लेकिन चोरा चोरी हत्याकांड 22 पुलिसकर्मियों को जलाकर मार दिया गया था 1922 में। इससे आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी थी। और ये तो आपका आंसर होना चाहिए, असहयोग आंदोलन ये कब चलाया गया था? 1920 में, याद रखना है। ठीक है, बोलो बात यहाँ तक क्लियर हो गई। उसके बाद हम सब जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में चलाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। महात्मा गांधी जी के द्वारा ये शुरू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन। लेकिन ध्यान रखना है, जितना आंदोलन भारत में हुआ था बिना किसी नेतृत्व के चलने वाला आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन था। इसका मुख्य कारण क्या था? तो जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया उस समय अंग्रेज़ों के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर भी शुरू कर दिया गया और उसी में क्या हुआ, कांग्रेस के सभी सदस्य और भारत छोड़ो आंदोलन जो भी शामिल था
उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए बिना नेतृत्व के चलने वाला आंदोलन कौन सा हो जाएगा दोस्त? तो ये आंदोलन हो जाएगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन। 97 अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम पीछे पढ़ा चुके हैं, ये 1930 में हुआ था। एक बार मैं दोबारा रिपीट करा देता हूँ। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आ गए हैं। 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी अहमदाबाद में। 1917 में गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया बिहार के चंपारण में। 18 में गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन चलाया। 20 में असहयोग आंदोलन चलाया। 22 में वापस लिया है। 30 में डांडी मार्च 97वां अवज्ञा आंदोलन चलाया। 32 में गांधी जी ने पूना पैक्ट में अंबेडकर के साथ पूना पैक्ट किया था। 42 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करी है। तो यहाँ तक आपके क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब मैं आगे बढ़ जाऊँ यदि आपकी इजाज़त हो तब। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के द्वारा शासित नहीं है? हमें पता है कि हमारे संविधान में अनुसूचियों की संख्या मूल संविधान में 8 थी, लेकिन आज वर्तमान समय में ये अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। इन 12वीं अनुसूची में क्या क्या है मैं उसके बारे में अभी आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ जरा ध्यान समझिए। भारतीय संविधान की जो 6ठी अनुसूची है इसमें पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों की चर्चा की गई है। पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य, पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य की चर्चा की गई है, जिसमें कौन कौन सा राज्य है? एक त्रिपुरा है, एक असम है, एक मिजोरम है और एक आपके पास मेघालय है। एक मेघालय है, एक बार रट लेना, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, मेघालय। अब नहीं है कौन सा राज्य? तो अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश होगा। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि 12वीं अनुसूची को यहाँ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आइए यहाँ देख लेते हैं हम। यहाँ मैंने एक हेडिंग लगाया है आपके लिए, भारत की प्रमुख अनुसूचियाँ। आराम से समझना है। देखिए, अनुसूची नंबर 1, इसमें संघ व राज्य की चर्चा है। ध्यान रखना है, संघ व राज्य। आइए लिख लेना। अनुसूची नंबर 2 में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन की चर्चा है। अनुसूची नंबर 3 में विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ की चर्चा है। अनुसूची नंबर 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, ये आपको याद रखना है मेरे प्यारे बंधु। अनुसूची नंबर 5 में SC ST के बारे में चर्चा की गई है। अनुसूची नंबर 6 में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य, जो भी हम पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है। अनुसूची नंबर 7 में सूचियों की चर्चा है। किसकी चर्चा है? सूचियों की चर्चा है। और ये सूचियाँ कौन कौन सी हैं? तो संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है, एक समवर्ती सूची होती है और एक अपने पास अवशिष्ट सूची होती है। एक कौन सी होती है? अवशिष्ट सूची होती है। तो 7वीं अनुसूची में 4 सूचियों की चर्चा की गई है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। अब देखिए, 8वीं अनुसूची का खात्मा हम बहुत पहले ही कर चुके हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की चर्चा है। 9 में ध्यान रखना न्याय, 9 में न्याय और 10 में आपका दल बदल कानून है, दल बदल कानून। 11 में ग्रामीण पंचायत के बारे में चर्चा की गई है और 12 में आपका शहरी निकाय की चर्चा की गई है। बोलो, बात क्लियर हो गई? एक बार देख लीजिए। 1 में संघ राज्य, 2 में वेतन, 3 में शपथ, 4 में राज्य, 5 में SC ST, 6 में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य, 7 में सूचियाँ, संघ, राज्य, समवर्ती, अवशिष्ट, 8 में 22 भाषा, 9 में न्याय है, 10 में दल बदल, 11 में ग्रामीण और 12 में शहरी निकाय की चर्चा है। इस प्रकार से आपकी 12 अनुसूचियों को मैंने समाप्त कर दिया। बोलो, क्लियर हो गई यह बात या नहीं? तो मैंने फिर कहा आपसे एक बार अच्छे से नोट करना और देखना कि आपको पेपर में कितना बेनिफिट मिलता है इस चीज़ का। बोलिए, बढ़ जाए हम लोग आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला आगे आइए। देखिए, क्वेश्चन कहता है इसमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371A के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये है आपका नागालैंड। इसके बारे में पूरी कहानी इसकी अभी हम लोग समाप्त करने वाले हैं। क्या होता है विशेष राज्य? देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है, विशेष राज्य का दर्जा पहली बार किसे दिया गया? तो ये था असम, ये था असम।
कब दिया गया? 1969 याद रखोगे। आगे आइए, विशेष राज्य का दर्जा सबसे पहले असम को दिया गया, 1969 में दिया गया। विशेष राज्य दर्जा दिया किसे जाता है? जो पहाड़ी इलाकाओं में जो राज्य होते हैं, दुर्लभ इलाकाओं में जो राज्य होते हैं, उनको विशेष राज्य दर्जा प्रदान किया जाता है। वह सरकार के द्वारा कुछ सुविधाएं एक्स्ट्रा दी जाती हैं, और उसी के साथ विशेष राज्य का दर्जा जो कॉन्सेप्ट है, ये संविधान में नहीं है, ये आपको याद रखना है। ये गॉडगिल फॉर्मूला के अनुसार भारत में अपनाया गया है। अब देखिए, मैंने कुछ आपको पॉइंट लिया है, यहाँ ध्यान समझना है। जैसे कहा गया है हमारे संविधान में 1969 में गॉडगिल फॉर्मूला आया, इसी के आधार पर विशेष राज्य की दर्जा की अवधारणा भारत में सबसे पहले पनपी थी। ठीक है, उसके बाद आगे आपको क्या और देखना है। देखिए, इसके लिए मापदंड भी होते हैं। क्या? उस राज्य का पहाड़ी इलाका में, दुर्गम क्षेत्र में होना जरूरी है। उस राज्य की आबादी का घनत्व कम हो, उस राज्य में जनजातीय आबादी अधिक हो, उसके बाद उस राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती हो, ये भी जरूरी है। वह राज्य आर्थिक एवं आधारभूत संरचना की दृष्टि से पिछड़ा हुआ हो और राज्य की आय की प्रकृति निर्धारित ना हो, ऐसी कंडीशन में ही आपको विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। ठीक है, इनको अच्छे से देख लेना एक बार। आगे आइए, यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैंने आपके लिए नोट करी है। अनुच्छेद 371 जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के विशेष दर्जे के लिए दर्शाता है। अनुच्छेद 371 का ये नागालैंड को दर्शाता है भाई। अनुच्छेद 371 भी असम राज्य के लिए है, 371C मणिपुर के लिए है, और 371 का डी आंध्र प्रदेश के लिए है। याद करना है, 371 महाराष्ट्र गुजरात, और साथ में 371 का ए नागालैंड, बी असम, सी मणिपुर, डी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्य हैं, जिसमें सबसे पहले विशेष राज्य का जो दर्जा दिया गया है, यहाँ गौर से देखना है। सबसे पहले विशेष राज्य दर्जा असम को दिया गया 1969 में। बोलो, बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है, तारामंडल के नामकरण के लिए निम्न में से कौन सी एक एजेंसी ऐसी है जो जिम्मेदार है? तो ये है आपकी अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ। ध्यान रखना है, इसकी स्थापना 1919 में हुई है, और इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में है। पेरिस फ्रांस में है। तो अंतर्राष्ट्रीय तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जिम्मेदार होता है। स्थापना 1919 में हुई है, मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारतीय शहर निम्नतम भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये होगा आपका रायपुर। आप कहोगे कैसे होगा? आराम समझना है। भारतीय भूकंपीय जो जोन है, वर्तमान समय में इनकी संख्या है 4। ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ से शुरू होती है? तो जोन 2, 3, 4 और 5 से होती है, इसमें एक नहीं है। होता क्या है, ध्यान से सुनना बात मेरी। अभी वर्तमान समय में सर्वाधिक जो विनाशकारी है, जो सर्वाधिक घातक है, वो जोन नंबर 2 है, और सबसे कम घातक ये जोन नंबर 5 है। तो वर्तमान समय में भारतीय भूकंपीय जोनों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। ध्यान रखना है, सबसे घातक 2 है और 5 सबसे कम घातक है। आपको बस इतना ही याद रखना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। निकटतम शहर आपसे पूछा था, तो ये छत्तीसगढ़ जो है जोन नंबर 3 में आता है, इसे रायपुर को हम आंसर इसमें लगा दिया जाएगा। बोलो, यहाँ तक बात क्लियर होगी? बाकी यहीं से क्वेश्चन फंसेगा आपका। बात क्लियर है? भूकंपीय क्षेत्रों कितने भागों में बांटा गया है? 4। तो 2, 3, 4 और 5। बात क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अब आराम समझना है। आयतन के आधार पर यह है आपकी अमेजन नदी। कौन सी नदी है? अमेजन। ध्यान रखना, ये कहाँ बहती है? दक्षिण अमेरिका। अमेजन नदी कहाँ बहती है? दक्षिण अमेरिका में बहती है। ध्यान रखना है, अमेजन वर्षा वन, अमेजन वर्षा वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। पृथ्वी का फेफड़ा, अमेजन वर्षा वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। सेलवास वन
भी यहीं पर पाए जाते हैं, अमेजन नदी की घाटी में। ठीक है, कहाँ बहती है? दक्षिण अमेरिका में। और याद रखना है, एंडीज पर्वतमाला से निकलती है और गिर जाती है अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में ध्यान रखना है, अमेजन नदी एंडीज पर्वतमाला से निकलती है और अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। तो अमेजन के बारे में इतना क्वेश्चन याद रखना। नील नदी अफ्रीका महादेश में बहती है और इसे कहते हैं मिस्र का वरदान। नील नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हुआंगो नदी, ये चीन में बहती है, यानी एशिया में बहती है। ये कहाँ बहती है? चीन में बहती है। और हुआंगो नदी को, भारत की हुआंगो नदी, एक क्वेश्चन याद रखना, भारत की हुआंगो नदी कौन सी है? भारत की हुआंगो नदी कौन सी है? तो ये है आपके पास महानदी। ये उड़ीसा का शोक भी इसे कहते हैं। जैसे हुआंगो नदी चीन में हर वर्ष बाढ़ लेके आती है, वैसे ही भारत के उड़ीसा में हुआंगो नदी भी बाढ़ लेके आती है। इसीलिए हुआंगो नदी भारत की किसे कहते हैं? महानदी को कहते हैं। और ये कहाँ बहती है? उड़ीसा में बहती है। एक और क्वेश्चन याद रखना, किस जो चीन की जो सभ्यता थी उसका विकास किस नदी में हुआ था, किस नदी की घाटी में हुआ है? तो वो आपका यांगसी कियांग, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है, उसमें हुआ था। यांगसी की कियांग नदी में हुआ था। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर हो गई? बोलो कोई दिक्कत? और सिंधु नदी भारत में बहती है। ठीक है, आगे बढ़ जाए, ये नोट कर लेना अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लिया ना आप लोगों ने? ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी नदी राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 5 का एक भाग है? हमको पता है कि भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? 5 है, जिसमें राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर जो 5 है वो ब्राह्मणी नदी पर उपस्थित है, ब्राह्मणी नदी से होकर चलता है। अब आप कहोगे कैसे? तो आ जाइए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों का पूरा ब्यौरा मैंने यहाँ ले लिया है, बेफिक्र रहिए। देखिए, भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या है 5, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। जो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है, ये गंगा नदी पर प्रयागराज से हल्दिया है, 1620 किलोमीटर है, इसलिए ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। लंबाई कितनी है? 1620 है। कहाँ से कहाँ तक है? प्रयागराज से हल्दिया तक है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से धुबरी तक जाता है, सदिया से धुबरी। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3 कोट्टापुरम कोलरम नहर पर उपस्थित है। ये आपको ये याद नहीं रखना किस नहर पर है, बाकी आप इतना याद कर लो बस, पहला दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 5 तलचर से धमरा तक जाता है, ब्राह्मणी नदी पर, 623 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब एग्जाम में आएगा सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो 205 किलोमीटर मात्र है। कौन सा? राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3 है। पहला क्वेश्चन, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3, और पहला गंगा नदी, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी, तीसरा कोलरम नहर पर। और जब बाकी इनको छोड़ देना, इनको याद कर लेना, पढ़ लेना बस एक बार, ठीक है। और इसकी लंबाई याद रखना, सबसे छोटे की लंबाई 205 किलोमीटर है। बोलो बात क्लियर हो गई? यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्त तो लाइक करो, और साथ के साथ आप वीडियो को अपने ग्रुप में भी शेयर कर दो, है ना, सबको फ़ायदा होना चाहिए। चलिए अगला क्लास देखिए, नेक्स्ट एक और अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा सिडबी का एक सही पूर्ण रूप माना गया है? सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। अब बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, बहुत कुछ मैंने आपको लिया है। देखिए आइए, मेन उद्देश्य तो हमारा यही था आपको इस क्वेश्चन को लेने का, कि मैं आपको सभी बैंकों की स्थापना पढ़ा दूं, किस बैंक की स्थापना कब हुई है। देखिए पहला, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 में हुई है, याद रखना। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में, स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में। ये मैंने बता चुका हूँ पीछे कि इंपीरियल बैंक को परिवर्तित करके ही स्टेट बैंक बनाया गया था 1955 में। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में, इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है? जितनी भी बैंकें हैं सभी बैंकों को ख़त्म कर दिया है दोस्तों,
आप बस बने रहिए मेरे साथ और देखिए इस सीरीज का कितना बेनिफिट आपको मिलता है। ऐसा नहीं 4 बैंक लिखा दी कि RBI और हो गया काम ख़त्म, बहुत कुछ लिया है आपके लिए, बने रहिए मेरे साथ। तो ये बैंक स्थापना क्लियर हो गई। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 17 इम्पीरियल 1921, स्टेट बैंक 55, पंजाब 1894, इलाहाबाद बैंक 1865। आगे आइए नेक्स्ट, आगे आ जाइए नेक्स्ट। इधर देखिए क्वेश्चन में कहा गया भारतीय महिला बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई। तो भारतीय महिला बैंक की स्थापना करी गई है 2013 में। कब की गई है? 2013। भारतीय मुद्रा बैंक की स्थापना 2015 में की गई है। ICICI बैंक की स्थापना 1957 में की गई है, ठीक है। सिडबी की स्थापना 1990 में की गई है। रट लेना एक एक चीज़, मेरा आपसे वादा है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, बशर्ते सीरीज को अच्छे से नोट करके तैयार करना है आपको, ठीक है। तो ये स्थापना क्लियर हो गई, 1990 है अपने पास सिडबी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसी में और देखिए अब स्थापना है। RBI की स्थापना 1935 में हुई है, RBI 1935। RRB की स्थापना 1975 में हुई है। IDB की स्थापना, अब आपसे IDB की स्थापना पूछी तो 1964 में हुई है। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 1988 में हुई है। आयात निर्यात बैंक, इसे एग्जिम बैंक भी कहते हैं, 1982 में हुई है। नाबार्ड बैंक की स्थापना 1982 में हुई है। बोलो सभी बैंकों की स्थापना क्लियर हो गई। इन सब का स्क्रीनशॉट लेना और बाद में इसको अच्छे से नोट भी करना है और याद भी करना, रिवीजन करना है, ठीक है। एक बार मैं दोबारा से आपका रिवीजन करा देता हूँ, देखिए फटाफट से, एक बार देख लीजिए फटाफट। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770, इम्पीरियल 1921, स्टेट बैंक 1955, पंजाब नेशनल बैंक 1894, इलाहाबाद 1865। उसके बाद आगे देखिए महिला बैंक 2013, मुद्रा बैंक 2015, ICI बैंक 1957, सिडबी बैंक 1990। आगे आ जाओ। RBI 1935, RRB 1975, IDB 1964, फिर राष्ट्रीय आवास बैंक 1988, आयात निर्यात बैंक 1982, नाबार्ड बैंक 1982। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी, हमें सब पता है। लेकिन आज पंचवर्षीय योजना के स्थान पर नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को हम लोग लेकर आ चुके हैं। तो अब तो ये समाप्त हो गया। 12 पंचवर्षीय योजनाओं को भारत में लागू किया जा चुका है। 2 वर्ष 90 से 92 तक कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई गई थी, ये भी आप याद रखना है। लेकिन 1966 से 69 तक, 66, 67, 68 और 69 में 3 साल के लिए सिंगल योजना चलाई गई थी, या पंचवर्षीय योजना यह भी नहीं चलाई गई थी, आपको याद रखना है। और ये थे आपके KN राज। इस राइट वन आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। अब एग्जाम में होता क्या है, पंचवर्षीय योजनाओं का आपसे उद्देश्य पूछा जाता है, किसका उद्देश्य क्या था, याद कराता हूं अभी, देखिए फटाफट। क्वेश्चन कहता है प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्या था, कृषि। दूसरी क्या था, उद्योग। तीसरी में आत्मनिर्भर। 4 में स्थिरता, आर्थिक विकास। देखिए पहले में कृषि सिमट गई, कृषि का काम पूरा, तो उद्योग लगाओ भाई, उद्योग लग गया, अब तुम कृषि भी संपन्न हो गए, उद्योग में भी संपन्न हो गए, तो अब आत्मनिर्भर बन जाओ, ठीक है। और जब आत्मनिर्भर बन गए तो इस आत्मनिर्भरता को बनाए रखो। कहते हैं ना ऊंचाइयों पर पहुंच जाओ, लेकिन ऊंचाइयों पर बने रहना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो वही चीज़ है, आपने जो विकास हासिल किया है तो उसको आप बनाए रखो। लेकिन क्या किया जाए, तीसरी पंचवर्षीय योजना भारत की सबसे असफल योजना भी मानी गई है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए 4 हो गए। उसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट, बहुत आराम से पढ़ना है, एक एक चीज़ आपके जहन में उतर जाएगी और बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ, जिससे आपके पेपर में किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ से गरीबी निवारण किस पंचवर्षीय योजना का था। अब देखो गरीबी का निवारण कब होगा, जब रोजगार का सृजन होगा। रोजगार के सृजन करने से बेनिफिट क्या होगा, सामाजिक न्याय। और सामाजिक न्याय का मतलब क्या है, मानव संसाधन का विकास। तो गरीबी का निवारण 5वां है, रोजगार सृजन 6ठा है, सामाजिक न्याय 7वीं है, मानव संसाधन विकास 8वीं है। तो ये 8 पंचवर्षीय योजना का ये विकास हुआ, यहाँ तक उद्देश्य हो गया है। आगे आइए, यहाँ देखिए आर्थिक समृद्धि 9वीं अनुसूची का है, 9वीं पंचवर्षीय योजना का है। आर्थिक विकास 10 है, समन्वित विकास 11 है, सतत विकास 12 है। याद कैसे करोगे, आर्थिक समृद्धि जब ही होगी जब आर्थिक विकास होगा।
आर्थिक विकास कब होगा? जब सामाजिक विकास होगा, सबका मिलके विकास होगा। सबका मिलके विकास का मतलब होता है सतत विकास। तो आराम से याद कर लो, क्रम वाइज क्रम, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। 12 पंचवर्षीय योजना आपकी सिमट गई। ठीक है, बोलो बात क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जश्न ए रख्ता क्या है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जश्न ए रख्ता। तो ये क्या है? उर्दू भाषा का जश्न मनाने के लिए वार्षिक साहित्यिक उत्सव जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाता है। ध्यान रखना है, उर्दू जश्न ए रख्ता का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में होता है? तो जश्न ए रख्ता का आयोजन दिल्ली में किया जाता है। अब देखिए, एक मुस्लिम त्यौहार, फूलों का त्यौहार। अब मैंने सारे जितने भी मुस्लिम त्यौहार हो सकते हैं वो सभी मैंने एक जगह ख़त्म कर दिए हैं। देखिए जरा आगे अब क्या आपके लिए मैंने लिया है, यहाँ समझिए। बहुत ही बेहतरीन सा एक स्लाइड। क्वेश्चन कहता है ईद उल फितर, ये रमज़ान का एक पवित्र महीना मनाया जाता है, ईद उल फितर। याद रखोगे? चलिए। ईद उल जुहा, ये पैगंबर मोहम्मद इब्राहिम अल्लाह के प्रति निष्ठा के सम्मान में होता है, ईद उल जुहा। याद रखोगे? आज के पेपरों में अलग अलग क्वेश्चन आने लगे हैं स्टैटिक से, तो एक भी क्वेश्चन आपका बच के ना जाए, ये ध्यान रखना। बहुत ही बेहतरीन ये सब मैंने क्वेश्चन लिए हैं, बहुत मेहनत किया आपके लिए। मिलाद उल नबी, पैगंबर मोहम्मद साहब की जयंती होती है, इसे 12 वफाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे मुहर्रम अली के बेटे हुसैन की मृत्यु से संबंधित होता है। तो ये चारों याद रख लेना, ईद उल फितर, ईद उल जुहा और मिलाद उल नबी, और उसके बाद में मुहर्रम। ये मुस्लिम त्यौहार हैं आपके लिए। बहुत बेहतरीन क्लास है आज का, ये भी याद रखना। यदि क्लास पसंद आ रहा है तो ज़रूर आप कमेंट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। क्वेश्चन कहता है भारत में कौन सा ऐसा मेला है? भारत में जॉनबिल मेला है। जॉनबिल मेला है एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के कौन से राज्य में होता है? वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है? मान लीजिए ये पहाड़ी इलाकाओं में लगता है। अब मैंने आपको हिंट दे दी, क्योंकि पहाड़ों पर जो वस्तुएं नहीं होती हैं उन वस्तुओं को लेकर पहाड़ी इलाका से अदर लोग लेकर जाते हैं और वस्तु विनिमय प्रणाली वहाँ करते हैं। और ये होती कहाँ पर है? असम में होती है। जॉनबिल मेला कहाँ लगता है दोस्त मेरे? असम में। अब देखिए आगे, जॉनबिल मेला कहाँ लगता है? असम। आगे सभी मेलों को सिमटा दिया गया है आपके लिए। देखिए यहाँ से ये जॉनबिल मेला की आपकी आकृति हो जाती है। आगे समझो, यहाँ ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो 4 स्थानों पर लगता है। क्या स्थान लगता है? 4। कहाँ लगता है? इलाहाबाद, प्रयागराज यानी इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। इन 4 स्थानों पर लगता है और 12 साल के बाद नंबर आता है एक स्थान पर। बोलो बात क्लियर हो गई? आगे समझो नेक्स्ट पॉइंट अगला। सोनपुर मेला बिहार का है और एशिया का सबसे बड़ा ये पशु मेला है। कौन सा? सोनपुर। चित्र विचित्र मेला वेरी इंपॉर्टेंट है। श्याम लाल जी मेला, ये दोनों मेला गुजरात के हैं। दोनों मेले कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, रेलवे ग्रुप डी पूछ चुकी है, तो अच्छे से याद रखना है। चित्र विचित्र मेला, श्याम लाल जी मेला, दोनों गुजरात के हैं। पुष्कर मेला हम सब जानते हैं राजस्थान लगता है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? राजस्थान में। कोलायत मेला ये भी आपका राजस्थान में है। ठीक है। सूरज कुंड मेला ये आपका हरियाणा में है, हरियाणा। ठीक है। गंगा सागर मेला और जयदेव कुंडली मेला ये दोनों आपके पश्चिम बंगाल के हैं, वेस्ट बंगाल के हैं। बोलो बात क्लियर हो गई? एक फिर देख लीजिए, कुंभ मेला 4 स्थानों पर लगता है। सोनपुर मेला बिहार में लगता है। चित्र विचित्र और श्याम लाल जी मेला दोनों ही मेले गुजरात में लगते हैं। पुष्कर और कोलायत मेला राजस्थान में लगता है। गंगा सागर मेला और जयदेव केंडुली मेला ये पश्चिम बंगाल में लगते हैं। अब आप कहो खीर भवानी मेला नहीं लिखाया, आपका तो यही कहना होगा खीर भवानी मेला नहीं लिखाया। तो भाई मेरे एक बात याद रखो, अब थोड़ा एग्जाम अलग पैटर्न पे, आपको पता है ना जीडी का पैटर्न चेंज कर दिया गया है। 20-20 क्वेश्चन सभी में कर दिया गया और 60 मिनट का आपके लिए समय दिया जाएगा। और आज का जो पेपर अब होता है उसमें लेवल कुछ अलग रहता है। ठीक है, तो कुछ हटके आपको पढ़ना है, बाकी तो आपको पता ही है चीज़ों को। ये खीर भवानी मेला, कामाख्या मंदिर, ये मेले सब तो आपको सबको पता होना चाहिए सब चीज़। ठीक है, आगे बढ़
क्वेश्चन कहता है नीचे 4 स्थान दिए गए हैं और 3 किसी प्रकार से आपस में संबंध रखते हैं। एक भिन्न है, भिन्न का चयन करें। कथक उत्तरी भारत, गरबा गुजरात, भांगड़ा पंजाब, बिहू असम। देखिए यहाँ लगभग सभी सही है, लेकिन ये उत्तरी की जगह हो सकता है उत्तर भारत इनका लिखने का कुछ उद्देश्य हो, इसलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा उत्तर भारत। कथक कहाँ का है? उत्तर भारत का है। गरबा गुजरात, भांगड़ा पंजाब, बिहू असम का है। आगे आइए, यहाँ देखिए कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें। बिहू कहाँ का है? असम। भांगड़ा पंजाब, गरबा गुजरात, कथक उत्तर प्रदेश, तरंगामेल गोवा, कथकली केरल, उड़ीसी उड़ीसा और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस, रोकथाम दिवस कब आयोजित किया जाता है? 2 दिसंबर। याद रखना है, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब होता है? 2 दिसंबर को। 1 दिसंबर को क्या होता है? विश्व एड्स दिवस। एड्स दिवस होता है, एड्स दिवस होता है। ठीक है, 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस। आप कमेंट करके बताओगे 3 दिसंबर को क्या होता है। कमेंट में आपको बताना 3 दिसंबर को क्या होता है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड विजेताओं को कितनी राशि प्रदान की जाती है? 25 लाख रुपया। अब इसका नाम क्या हो गया? मेजर ध्यानचंद अवार्ड हो गया है। अवार्ड के बारे में मैंने पहले ही सेट में पूरी जानकारी दी है। मेजर ध्यानचंद, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और ध्यानचंद अवार्ड। ठीक है, एक बार फिर भी दोबारा हम उनको रिवीजन मार लेते हैं। देखिए यहाँ से राजीव गांधी अवार्ड की राशि 25 लाख है। अब मेजर ध्यानचंद हो गया है। अर्जुन पुरस्कार की 15 लाख है। द्रोणाचार्य की 10 लाख है। ध्यानचंद 10 लाख, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम 15 लाख रुपया। याद कैसे रखना है? राजीव गांधी 1991-92 में शुरू हुआ है। उसके अर्जुन अवार्ड 1961 में शुरू हुआ है। पहले वीडियो में करा दिए, रिवीजन है, यही तो है सेट, यही तो सीरीज है। आपको पेपर के एग्जाम तक पूरे एग्जाम में नैया पार लगाएगी, यही सीरीज है आपके लिए। अब देखिए, द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में शुरू हुआ है। ध्यानचंद अवार्ड 2002 में शुरू हुआ है। ध्यानचंद अवार्ड 2002 में। राजीव गांधी 91-92, अर्जुन 1961, द्रोणाचार्य 1985 और ध्यानचंद अवार्ड 2002 में शुरू हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये आपका सीरीज आज का समाप्त हो गया। बताइए कैसा लगा हमारा आज का ये मेहनत, और आपके लिए क्या इससे कुछ बेनिफिट होता है या नहीं, ज़रूर आप कमेंट करिए और बताइए क्या और सुधार करने की मुझे आवश्यकता है। खूब मेहनत करिए। जनवरी में आपका जीडी के पेपर का एग्ज़ाम का डेट आपको मिला है, तो हो सकता है वो पेपर उस समय हो जाए, लेकिन आपको जनवरी मानकर ही अपनी तैयारी को एक नया मुकाम देना है। ठीक है, कंटिन्यूटी अपनी बनाए रखिए। वीडियो आपकी हर रोज़ अब शाम को मैं 7 बजे अपलोड करूँगा, और हमेशा आप अपना बेल आइकन दबाए रखिए जिससे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए इसी उत्साह और उमंग के साथ आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।